नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस वीडियो में चाइना में किस तरीके से कास्ट सिस्टम जो है चाइना में प्रिवेलेंट है। हालांकि ये वीडियो का एंकर जो है उनका वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना में कुछ भी कास्ट सिस्टम नहीं है। एक दो एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ना हुको सिस्टम होता है। हुको सिस्टम जैसे शंघाई में अगर आपको रहना है शंघाई के सिटीजन के जैसे, तो यहाँ पे हुको सिस्टम ये होता है कि जैसे आपको किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा लगता है ना, वैसे यहाँ पे भी एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए काइंड ऑफ हुको लगता है। तो आप जॉब तो कहीं पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी बड़ी सिटी में गांव से उठ के जाके जॉब कर सकते हो, लेकिन आप पूरे फैमिली को नहीं ले जा सकते इजीली, क्योंकि बच्चों का एडमिशन फिर स्कूल्स में नहीं होगा। ऑब्वियसली मैंने इंडिया चूज किया क्योंकि वहां पे मुझे काफी सपोर्ट है। इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स इतने अच्छे हैं और इतने सस्ते हैं। यहाँ पे अगर शंघाई में अगर प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो 25 लाख पर ईयर कम से कम उतना आपको पैसा देना पड़ेगा अगर अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजना है तो। क्योंकि मैं यहाँ पे ना रह के इतना थक चुकी हूँ। हम दोनों यहाँ पे पागलों जैसे बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, बट इट फील्स लाइक कि नथिंग इज इनफ। कि इवान अगर यहाँ पे स्कूल भी नहीं जा पा रहा है तो फिर क्या मतलब। तो चाइना में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है कास्ट के बेसिस पे और स्किन कलर के बेसिस पे, जो कि बहुत सारे लोगों को दिखाते नहीं है हमारे चाइना के जूते चाटने वाले ब्राउन सिपॉइज जो है इंडिया के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हाल ही में भारतीय नेटिजन्स एक बार फिर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि गहन जांच के बाद उन्हें पता चला है कि चीन और उनका भारत वास्तव में एक जैसे हैं। उनका कहना है कि प्राचीन काल से ही दोनों समाजों में एक बेहद पिछड़ी हुई जेंडर सिस्टम मौजूद रही है। ये सुनकर शायद आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। चिंता मत कीजिए, आइए आगे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अभी भी असली मिस्ट्री पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन आज के वीडियो की बात शुरू करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी इंटरनेट हैबिट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर डेटा चेक करती हूँ और अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एनवायरनमेंट्स से गुजरती हूँ। इसलिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टी ट्रैकिंग से सुरक्षित रखने के लिए मैं सबसे पहले VPN ऑन करती हूँ। ये देखो, VPN सर्वर्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। ये चाइनीज को जरूरत भी है, इंटरेस्ट तो उन्हें पूरा है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है देखने के लिए, लेकिन बेचारे अपने देश में VPN के अलावा जो है कुछ एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इंडिया के लिए बहुत लेक्चर मार रहे हैं इस वीडियो में कि इंडिया में ऐसा है वैसा है, बट बेचारे यहाँ पे ठीक से इंटरनेट भी अपने देश में यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब वापस लौटते हैं आज की मेन स्टोरी पर। दरअसल ये पूरी कहानी कुछ समय पहले शुरू हुई थी, जब इंटरनेट पर एक भारतीय युवक ने शायद बहुत ज्यादा खाली समय में इंटरनेट पर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी उसे प्राचीन चीन से जुड़े 4 शब्द मिले: शी, नोंग, गोंग, शंग। हम चीनी लोगों की नजर में ये शब्द कोई बड़ी या मिस्टीरियस थिंग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इन्हें एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या सोशल क्लासिफिकेशन के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब कुछ भारतीय नेटिजन्स की नजर इस पर पड़ी तो उनकी आंखें मानो हैरानी से फैल गईं। उन्होंने सोचा, अरे यहाँ भी सबसे ऊपर रूलिंग क्लास है, फिर समाज को कई स्तरों में बांटा गया है और सबसे नीचे एक लोअर क्लास मौजूद है। क्या ये वही सिस्टम नहीं है जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं? उस समय शायद कुछ लोगों के मन में यह विचार तेजी से दौड़ने लगा कि कहीं दोनों सभ्यताओं के बीच कोई गहरा ऐतिहासिक संबंध तो नहीं है। वो एहसास शायद बिल्कुल वैसा ही रहा होगा जैसा कभी कोलंबस को नया महाद्वीप मिलने पर हुआ होगा। शायद उसके मन में यही चल रहा था, आखिरकार तुम्हारी भी पोल खुल गई। तुम लोग हर दिन हमें कास्ट सिस्टम को लेकर ताना मारते हो, लेकिन तुम्हारे पास भी तो एक ऐसा ही सिस्टम था। फिर उस उत्साही युवक ने तुरंत अपना कंप्यूटर खोला, रात भर मेहनत की और बड़े मॉडर्न अंदाज में AI ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करते हुए प्राचीन चीनी सामाजिक वर्गीकरण की एक शानदार गोल्डन टावर वाली तस्वीर बना डाली। और मानना पड़ेगा, पहली नजर में वह तस्वीर काफी प्रभावशाली लग रही थी। सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में इंग्लिश में एम्परर लिखा था। उसके नीचे अलग अलग सामाजिक वर्ग दिखाए गए थे और सबसे नीचे उन्होंने एक वर्ग को अपनी समझ के अनुसार लेबल कर दिया था।
जैसे ही यह तस्वीर इंटरनेट पर पहुंची, वह तेजी से वायरल हो गई और हर तरफ शेयर की जाने लगी। अगर शुरुआत में यह सिर्फ कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से पैदा हुई एक गलतफहमी थी, तो इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। अपने मन में बनी हुई थ्योरी को सही साबित करने के लिए कुछ लोगों ने तरह तरह की कल्पनाएं करना शुरू कर दी। किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और अन्य वर्गों से जुड़े इन 4 शब्दों के आसपास अलग अलग कहानियां और दावे गढ़े जाने लगे। धीरे धीरे ऐसी कई अफवाहें भी फैलने लगीं जिनका ऐतिहासिक तथ्यों से कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। तो दोस्तों, अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आगे कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रूमर 1, चीनी सेना का सो कॉल्ड बर्थ बेस्ड क्लासिफिकेशन। कुछ इंडियन नेटिजन्स ने बड़ी गंभीरता से एक थ्योरी पेश की। उनका कहना था, देखो, चीनी सेना में ऑफिसर्स और सोल्जर्स अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वहां सख्त सामाजिक वर्गीकरण मौजूद है। निचले वर्ग के लोग सिर्फ कैनन फोडर बनते हैं, जबकि ऊंचे पदों पर केवल उच्च वर्ग के लोग ही पहुंचते हैं। लेकिन इस लॉजिक को सुनकर सवाल उठता है कि फिर वे सैनिक जो सेना से रिटायर होकर घर लौटकर खेती करते हैं, क्या अचानक किसी निचले वर्ग के सदस्य बन जाते हैं? रूमर 2, द ब्लड ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटीज। इसके बाद इंटरनेट पर एक और दावा सामने आया। कुछ लोगों का कहना था, हमारे यहाँ तो कम से कम हर किसी को कॉलेज जाने का मौका मिलता है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहाँ केवल चुनिंदा और विशेष पृष्ठभूमि वाले स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर सच में हैरानी होती है। आखिर चीन में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा छात्र गाओकाओ यानी नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेते हैं। लाखों सामान्य परिवारों के बच्चे मेहनत के दम पर यूनिवर्सिटीज तक पहुंचते हैं। लेकिन कुछ लोगों की कल्पना में यह पूरी व्यवस्था मानो किसी अमीर और विशेष वर्ग के लिए आरक्षित सिस्टम बन चुकी थी। रूमर 3, द सैड स्टोरी ऑफ अ हाई स्पीड ट्रेन पैसेंजर। अब सबसे दिलचस्प दावा सुनिए। कुछ लोगों ने एक चाइनीज हाई स्पीड ट्रेन की तस्वीर शेयर की, जिसमें एक यात्री डिब्बों के बीच वाले हिस्से में बैठकर अपना बॉक्स्ड मील खा रहा था। इसके बाद टिप्पणी आई, देखो, यही तो चीन का सबसे निचला वर्ग है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन तो सिर्फ ऊंचे दर्जे के नागरिकों के लिए बनाई गई है। यह निम्न वर्ग का यात्री कुर्सी पर बैठकर खाना खाने के लायक नहीं समझा जाता, इसलिए बेचारा जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है। सच कहूं तो यह सुनकर मैं भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। मेरी जेब में रखी 2nd क्लास टिकट को देखकर मुझे खुद समझ नहीं आया कि आखिर मैं किस विशेष वर्ग से संबंध रखती हूँ। रूमर 4, द अल्टीमेट क्लैश बिटवीन हिस्ट्री एंड इमेजिनेशन। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो शायद आप अभी तक कुछ लोगों की कल्पना शक्ति को कम आंक रहे हैं। उन्होंने एक और दिलचस्प थ्योरी पेश कर दी। उनका कहना था कि प्राचीन चीन में एक राजवंश था जिसे शांग डायनेस्टी कहा जाता था। बाद में उस डायनेस्टी का पतन हो गया। बस फिर क्या था? कुछ लोगों ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, देखो, ये तो पक्का सबूत है। निचले स्तर के बिजनेस क्लास ने विद्रोह किया और आखिरकार सत्ता पर कब्जा करके सम्राट बन गया। उनकी नजर में यह मानो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य था, जबकि वास्तविक इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल और विस्तृत है। नतीजा यह निकाला गया कि कथित तौर पर उच्च वर्ग के लोगों ने लोअर क्लास को दबा दिया और तभी से वे निचले स्तर पर पहुंच गए। फिर कुछ लोगों ने तर्क दिया, देखो, प्राचीन चीन में शेंग डायनेस्टी नाम का एक राजवंश था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। यही तो पक्का सबूत है कि लोअर क्लास का दमन किया गया था। इतिहास के प्रोफेसर अगर यह सुन लें, तो शायद वे भी हैरान रह जाएं। आखिर एक पूरे राजवंश के पतन को इस तरह की कल्पनाओं से जोड़ देना किसी अनोखी कहानी से कम नहीं है। इस तर्क के अनुसार तो किंग जो ऑफ शांग को शायद उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्हें राज्य के पतन का इतना सरल कारण मिल गया। रूमर 5, मार्वल मूवीज और सोशल क्लासेस का अलेज्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली थ्योरी। एक व्यक्ति ने पूरी गंभीरता से दावा किया, क्या आप जानते हैं कि चीन मार्वल मूवीज को क्यों ब्लॉक करता है? फिर उसने खुद ही जवाब भी दे दिया। उसका कहना था, फिल्मों के नाम पर निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के सामने दिखाया जाता है। यह व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह जैसा है, इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह सुनकर कुछ पल के लिए मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिर इस तर्क का जवाब कहां से शुरू किया जाए। आखिर किसी ने प्राचीन सामाजिक वर्गीकरण, पिनैन के कुछ शब्दों, मार्वल मूवीज और भारतीय सामाजिक व्यवस्था की अवधारणाओं को एक ही कहानी में जोड़ दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसी कल्पनाएं सिर्फ 1-2 लोगों तक सीमित नहीं रही। इंटरनेट पर जितना आगे बढ़िए, उतनी ही नई नई कहानियां और दावे सामने आते जाते हैं। कुछ लोग इन बातों को इतनी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ पेश करते हैं कि सुनने वाले को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दें, भले ही उनके पीछे कोई ठोस प्रमाण मौजूद न हो। हमारे यहाँ बहुत से उत्साही चाइनीज नेटिजन्स हैं और कुछ ऐसे विदेशी नेटिजन्स भी हैं जो इतिहास और समाज के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। आखिरकार कई लोगों से रहा नहीं गया। सबने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप की भावना से कमेंट सेक्शन में जाकर समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, दोस्त, जरा रुकिए। चीन का प्राचीन शी, नोंग, गोंग, शंग यानी स्कॉलर्स, फार्मर्स, आर्टिसंस और मर्चेंट्स वाला सिस्टम सिर्फ एक प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन था। इसका उस तरह की जन्म आधारित व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है
जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन इसका क्या नतीजा निकला? कुछ लोगों ने जवाब दिया, ओहो, कोई हमारी बात का विरोध भी कर रहा है। और फिर बिना कोई चर्चा किए उन्होंने उन लोगों पर नए नए आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, देखो, ये व्यक्ति जरूर बिजनेस क्लास से होगा, केवल वही लोग इस तरह इंटरनेट पर आकर ऐसी बातें करेंगे। सच कहूं तो ऐसी बातों का जवाब देना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि ये विषय बार बार उठ रहा है तो आइए इसे थोड़ा साफ साफ समझ लेते हैं। अगर आपने चीन में 9 साल की कंपलसरी एजुकेशन भी पूरी की है तो इतिहास की कक्षा में चाहे आप आधा समय सोए ही क्यों ना हो, फिर भी आपको पता होगा कि प्राचीन चीन का शी, नोंग, गोंग, शेंग सिस्टम वास्तव में क्या था। सीधी भाषा में कहें तो ये केवल एक प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन था, यानी लोगों के काम और पेशे के आधार पर किया गया क्लासिफिकेशन। हाँ, सामंती समाज में अधिकारियों और विद्वानों की सामाजिक प्रतिष्ठा किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की तुलना में अधिक मानी जाती थी। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था स्थायी या जन्म से तय नहीं थी। इसमें ऊपर या नीचे जाने का रास्ता खुला रहता था। चीन की एक पुरानी कहावत है कि साधारण परिवार का व्यक्ति भी मेहनत और प्रतिभा के बल पर शाही दरबार तक पहुंच सकता है। मान लीजिए आज कोई गांव में खेतों में धान या मक्का उगा रहा है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है, मेहनत करता है और इंपीरियल एग्जामिनेशन पास कर लेता है तो वह अधिकारी बन सकता है और सीधे शाही प्रशासन का हिस्सा बन सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लास मोबिलिटी, यानी सामाजिक स्तर बदलने की क्षमता। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो। शुरुआत में आप एक बिगिनर प्लेयर होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करें, एक्सपीरियंस हासिल करें और लेवल अप करते जाएं तो एक दिन पावरफुल बॉस भी बन सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन किसानों, कारीगरों और व्यापारियों में तो व्यापारियों की स्थिति सबसे नीचे मानी जाती थी। हाँ, प्राचीन समय में कई बार व्यापारियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते थे, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि व्यापारियों के साथ जन्म के आधार पर स्थायी भेदभाव किया जाता था? ऐसा नहीं था। कई शासकों को ये चिंता रहती थी कि व्यापारी बहुत अधिक धन और प्रभाव हासिल न कर लें, इसलिए कुछ नीतियां बनाई जाती थी। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यापारी बहुत धनवान हो जाए तो क्या वो हमेशा उसी स्थिति में फंसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो अपने बच्चों को सबसे अच्छे शिक्षकों से शिक्षा दिला सकता था, उन्हें इंपीरियल एग्जामिनेशन की तैयारी करा सकता था और अगली पीढ़ी प्रशासनिक पदों तक पहुंच सकती थी। कई मामलों में कुछ ही पीढ़ियों के भीतर एक मर्चेंट फैमिली विद्वानों और अधिकारियों के परिवार में बदल सकता था। अब सवाल उठता है कि क्या प्राचीन चीन में कुछ ऐसे समूह भी थे जिन्हें लोअर सोशल स्ट्राटम माना जाता था? हाँ, इतिहास में कुछ विशेष पेशों से जुड़े समूहों का उल्लेख मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी स्थिति भी हमेशा के लिए तय नहीं होती थी। समय, परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति और शासकीय नीतियों के अनुसार लोगों की सामाजिक स्थिति बदल सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी व्यवस्था बहुत पहले इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। एम्पायर समाप्त हो गए, सम्राटों का द्वार खत्म हो गया और पुराने सोशल क्लासिफिकेशन भी इतिहास के पन्नों में रह गए। फिर आधुनिक चीन की स्थापना हुई, जहां नई सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स विकसित हुई। आज जब लोग इन प्राचीन व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो उन्हें मुख्य रूप से एक हिस्टोरिकल सिस्टम के रूप में देखा जाता है। वे आधुनिक समाज की एक्चुअल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि आज इन ओल्ड क्लासिफिकेशंस को देखकर लोग उन्हें इतिहास की एक पुरानी विरासत के रूप में समझते हैं, न कि वर्तमान जीवन की वास्तविकता के रूप में। और तब स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, अगर ये बात इतनी स्पष्ट और सरल है तो फिर ऐसी गलतफहमियां और अफवाहें बार बार पैदा क्यों हो जाती हैं? आखिर कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ समय बिताने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिकता भी काम करती है? एक पुरानी कहावत है कि इंसान अक्सर उसी दुनिया की कल्पना करता है जिसे वो खुद जानता और समझता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी एक सीमित अनुभव के साथ बिताई हो, तो जब वो किसी राजा या सम्राट की जिंदगी की कल्पना करेगा तो वो भी अपनी समझ के दायरे में ही करेगा। इसी तरह कुछ लोग दुनिया के हर समाज को उसी नजरिए से देखने लगते हैं जिससे वे अपने समाज को देखते हैं। इसी कारण कुछ लोगों ने ये मान लिया कि अगर उनके समाज में किसी तरह की सोशल हायरार्किकल सिस्टम रही है तो दुनिया के बाकी देशों में भी बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था होगी। फिर चर्चा भारत की पारंपरिक कास्ट सिस्टम तक पहुंच जाती है। ऐतिहासिक रूप से ये एक कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम रही है जिस पर कई विद्वानों, इतिहासकारों और सोशियोलॉजिस्ट्स ने लंबे समय तक स्टडी किया है। कुछ आलोचकों का लॉजिक है कि इस व्यवस्था में सामाजिक पहचान अक्सर जन्म से तय मानी जाती थी और कई मामलों में सामाजिक गतिशीलता सीमित रहती थी। इसके साथ ही विवाह, सामाजिक संपर्क और पेशों से जुड़े कई नियम भी अलग अलग समय और क्षेत्रों में देखने को मिलते रहे। इतिहास में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान भी सोशल क्लासिफिकेशन और जनगणना की नीतियों ने इन पहचान संरचनाओं को और अधिक फॉर्मल रूप दिया। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के संविधान ने समानता, नागरिक अधिकारों और भेदभाव के विरुद्ध स्पष्ट प्रावधान स्थापित किए। आज भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और कानून के अनुसार सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं। फिर भी सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक विरासतों पर बहस आज भी जारी रहती है।
यही वजह है कि जब कुछ लोग किसी दूसरे देश के इतिहास या समाज को देखते हैं तो वे कभी-कभी अपनी परिचित धारणाओं को वहां भी लागू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास, संस्कृति और समाज को समझने के लिए केवल सतही समानताओं को देखना पर्याप्त नहीं होता। हर सभ्यता का अपना अलग इवोल्यूशनरी प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। खैर, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं हूं श्याओलान, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। 我是小兰，咱们明天再见。ये एंकर यहाँ पे इंडियन लोग स्टोरी बना रहे हैं चाइना के बारे में, वो बोल रहे थे। अभी हम देखते हैं कि चाइनीज़ लोग कितना ज़्यादा अपने ख्याली स्टोरीज इंडिया के बारे में बनाते हैं। चेड यो ने लिखा है, मुझे याद है कि एक फॉर्मल फ्लाइट अटेंडेंट ब्लॉगर जो कि हमारे चाइना से था, उन्होंने एक बार मेंशन किया था कि जो फ्लाइट्स इंडिया से जाते थे उसमें बहुत सारे इंडियन लोग फ्लाइट मील सर्व होने के बाद भी नहीं खाते थे। खाना तो दूर की बात, उन्हें टच भी नहीं करते थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली वो लोग लोअर कास्ट से है, तो वो लोग वेट करते हैं कि कब फ्लाइट के जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपना खाना खा ले, उसके बाद ही वो लोअर कास्ट के लोग खाना खाते थे। और तो और वो लोग फ्लाइट्स में टॉयलेट भी तब यूज़ करते थे जब अपर क्लास के लोग टॉयलेट यूज़ करके उनका फिनिश हो जाता था, उसके बाद ही वो लोअर कास्ट के लोग फ्लाइट्स के टॉयलेट्स यूज़ करते थे। बिल वुंग ने लिखा है कि जब बात शेयर अनएडल्टरेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस की आती है तो इंडिया से ऊपर और कोई देश नहीं है। व्हेन इट कम्स टू शेयर अनएडल्टरेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो वन डेयर्स टू क्लेम द टॉप स्पॉट ओवर इंडिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि और जब बात झूठे दिखावे की आती है तब चाइना से ऊपर और कोई है नहीं। उसके बाद लियू फिएशा ने लिखा है कि इंडिया ने रिसेंटली वास्ट अमाउंट ऑफ मनी अपने पीआर कैंपेनिंग और चाइना को बदनाम करने में लगाया है। मेनी इंडियन ऑनलाइन ट्रोल्स, बहुत सारे ऑनलाइन इंडियन ट्रोल्स चाइना को सोशल मीडिया पे अटैक कर रहा है, अलग अलग वीडियो में और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। जिसके रिप्लाई में मैंने बस एक ही लिखा है कि खुद का मेडिसिन चख के कैसा लगा। और तो और तुझको बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारा नल्ला इंडियन गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं लगाया था पीआर कैंपेनिंग में, वो तो चाइना था। चाइनीज़ और चाइना के जो जूते चाटने वाले ब्राउन सेपॉइस था इंडिया का, इतना चाइना का चाट चाट के हम लोग टायर्ड हो चुके थे। तो फाइनली किसने रियलाइज़ किया कि सच्चाई दिखाना चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो एक पैसा नहीं दिया था, लेकिन तुम लोगों ने जो किया, तुम्हारे किए कराए के वजह से इंडियंस इतने एजिटेट हो गए और गुस्सा हो गए कि इंडियंस को भी वो चीज़ करना पड़ा। वरना ज़्यादातर जो इंडियंस है वो खुद को क्रिटिसाइज़ करने में ही बिजी रहते हैं, दूसरे देशों के बारे में क्रिटिसाइज़ हमारे देश के लोग करते नहीं हैं जनरली। उसके बाद हेलो 1902 ने लिखा है कि तुम्हें यही करने की ज़रूरत है, अपने देश पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, चाइना पे कॉन्सेंट्रेट करो। स्टॉप फोकसिंग ऑन योर ओन कंट्री एंड कीप गिविंग अटेंशन टू चाइना एंड अदर कंट्रीज। वो चाइना के लिए ही अच्छा होगा। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि लॉल, एक बार चाइनीज़ लैंग्वेज में इंडिया लिख के देखो और एक बार इंग्लिश या फिर इंडियन लैंग्वेजेस में चाइना लिख के देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा देश कौन से देश को लेके ऑब्सेस्ड है। तुम्हारे रियलिटी शोज, शादी, यहाँ सारे जगह पे जो है इंडियन गाने चलते हैं। तो लिटरली चाइना इज़ मोर ऑब्सेस्ड विद इंडिया। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे इंडिया में बस 2 कौड़ी के जो व्लॉगर्स है, वही अनएम्प्लॉयड 2 कौड़ी के व्लॉगर्स चाइना के बारे में ऑब्सेस्ड है। बाकी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चाइना का बहुत रेयरली जिक्र होता है। चाइनीज़ मीडिया में इंडिया को लेके जो हल्ला होता है, जो शोरगोल मचती है, उसके कंपैरिजन में इंडिया में तो उसका 10% भी नहीं होता है चाइना को लेके। उसके बाद जियो 6169 ने लिखा है कि इंडियन लोगों के हिसाब से जो भी सिस्टम्स हायरार्की पे बेस्ड है, जैसे कि वेरियस कॉम्पिटिशन्स, मतलब वो कास्ट सिस्टम हो गया। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि ये कास्ट सिस्टम नहीं है तो क्या है। और हायरार्की जो होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सिस्टम हमने बहुत पहले ही एबोलिश कर लिया। और तुम्हारे देश में अभी भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है और उसको तुम डिफेंड कर रहे हो। इससे पता चलता है कि चाइना की कास्ट सिस्टम जो है कितने बदतर तरीके से इम्प्लीमेंटेड है और कितने लोग जो है इसके अंडर सफ़र कर रहे हैं।
उसके बाद किटाई 1341 ने लिखा है कि सच में चाइना में कास्ट सिस्टम था, स्पेशली युआन और किंग डायनास्टीज के टाइम, और उसी टाइम चाइना पे फॉरेन पावर्स ने अटैक किया था। ये चाइना के सबसे डार्केस्ट टाइम्स थे। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि रहने दे भाई, हमारे देश के ब्राउन सिपॉइज जिनको जूते चाट के बहुत मज़ा आता है, वो बोलेंगे कि ये सब कास्ट सिस्टम जो चाइना में है ये सब एआई है। लिटरली मैं अब शक्ल देखना चाहूँगा हमारे चाइनीज़ कुत्ते, जो पालतू कुत्ते इंडिया में घूम रहे हैं उनका, जब अब एक चाइना ने खुद एडमिट किया है कि चाइना में कास्ट सिस्टम था। उसके बाद रा काजू ने कमेंट किया कि चाइना की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक आइडियोलॉजिकल कैंसर है। सबसे बुरी बात यह है कि ये हेरिडिटरी है, मतलब कि विरासत में मिलती है। इस बीमारी को ना डॉक्टर क्योर कर सकते हैं और ना ही लॉ कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद रेसमैन ने लिखा है कि चाइना में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जैसे कि स्कॉलर्स, फार्मर्स, आर्टिजन्स और मर्चेंट्स ये इंटरचेंजेबल है, ये चेंज किया जा सकता है। लेकिन क्या इंडिया के कास्ट सिस्टम में कोई चेंज आ सकता है जहाँ पे एक वर्ग के, एक कास्ट के इंसान दूसरे कास्ट के बन सकते हैं? जिसके रिप्लाई मैंने लिखा कि अगर तुझे कास्ट सिस्टम अच्छे से पता होता, जो कि एक्चुअली हिंदू प्री मतलब ब्रिटिश और मुगलों के आने से पहले जो था वो ऐसा ही था, वहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं था कास्ट में, लेकिन चाइना में है। और दूसरी बात, लोगों को मामू मत बना, क्योंकि चाइना में किस टाइप का कास्ट सिस्टम है वो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो पहले तू ये बता कि क्या एक चाइना के गाँव में जो पैदा हुआ है वो इंसान बेजिंग में रहने वालों जैसे बराबर सुविधा पा सकता है? पहले वो बता। और कुछ लोग हैं जो कि बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई इंडिया में बहुत बुरा है, चाइना हमसे बहुत आगे है, चाइना के बुरे चीज़ दिखा के इंडिया के बुरे चीज़ों को ढकने की कोशिश मत कर। तो जाहिल गवार, मेरा पर्पस वो नहीं है। मेरा पर्पस है कि चाइनीज़ लोगों का और यूरोपियन लोगों का इग्नोरेंस और किस लेवल के बेवकूफ़ है ये, वो एक्सपोज करना है। क्योंकि मेन चीज़ ऐसा होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज और वर्सेस ह्यूमन। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, मैक्सिमम केसेस में किसी के सगे नहीं होते, ये अपने पॉकेट भरने के लिए बैठे हुए होते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी इथानॉल वगैरह जो करके हमारा गाड़ियों का जो है 12 बजा रहा है, और एनवायरनमेंट में एक नॉर्थ ईस्ट हमारा जो क्लीन जगह था उसको भी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। उसको भी दिल्ली, मुंबई, नॉर्थ इंडिया में जैसे ऑलरेडी कर चुका है, अब नॉर्थ ईस्ट को भी जो है बर्बाद कर रहा है। और अपोजिशन जो है कांग्रेस का, वो इस बारे में कुछ भी मतलब बहुत सारी चीज़ों में जिसकी ज़रूरत भी नहीं है तब जाके अपोज करता है। लेकिन ये इथेनॉल के बारे में अपोजिशन अपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे उनका भी पॉकेट भर रहा है, उनका भी बहुत सारे मील्स जो है वो चल रहे हैं, बहुत सारे पैसे उनके पॉकेट्स में भी आ रहे हैं। तो अभी अपोजिशन जो है इस चीज़ का निंदा नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिले हुए हैं, बस हम लोगों को जो है आपस में लड़ाना चाहता है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो कुछ ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना के, हमें लोगों को डिवाइड करके खुद जो है मुनाफा और प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो चीज़ ऐसा होना चाहिए था कि यूरोप, चाइनीज़, इंडियन सब लोग मिलके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराए कि आप हमें एक अच्छा लाइफ क्यों नहीं दे पा रहे। लेकिन गवर्नमेंट्स जो है सब आपस में मिले हुए हैं, और ये हमें लोगों को चाइना, इंडिया, यूरोप इसके नाम पे डिवाइड करके बस हमारे कुछ बुरे चीज़ वहाँ पे दिखा के, वहाँ के बुरे चीज़ ढक के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका देश का गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, जबकि एक्चुअल में सिर्फ फेक ऑफ है, शो ऑफ है, बेसिकली फेक शो ऑफ। और ये चीज़ जो है वो एक देश को दूसरे देश के खिलाफ दिखा के, यूरोप जो है, यूरोप, चाइना, ये इंडिया के कुछ गटर में जाके वीडियो बना के अपने देश के लोगों को दिखाता है कि देखो कि हमने तुम्हें कितना खुशहाली जीवन हम दे रहे हैं। जबकि यूरोपियन और चाइनीज़ लोगों को एक्चुअल में अवेयर होना चाहिए। और इंडिया के जो ड्रॉबैक्स है वो तो है ही, वो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अपने देश के ड्रॉबैक्स जो है उन्हें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और हम चाइना, जापान, इंडिया सब लोग मिल के गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, ना तो उनको वार करने देना चाहिए और ना ही उनको जो हमें लूट के जो वो अपने जेब भर रहे, ना उसके लिए ना ही उसको अलाउ करना चाहिए बेसिकली। लेकिन ये चाइनीज़, ये यूरोपियंस अपने ही गवर्नमेंट के झांसे में आके इंडिया के नेगेटिव साइड्स दिखाते रहते हैं और ये इल्यूशन क्रिएट करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, जबकि अगर इंडिया और ये सब छोड़ के वो अपने देश के गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं अपने मिजरेबल कंडीशन के लिए। अभी यूरोप में क्या रहा आपको पता ही है, चाइना में भी ऐसे बहुत सारे खराब चीज़ है जो कि होते हैं। तो वो अपने देश के, अगर इंडिया को छोड़ के अपने देश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते तो अपने लिए वो कुछ ज़्यादा हासिल कर पाते, तो कुछ अच्छा कर पाते। तो मेरा मेन पर्पस ये सब दिखाने का, इनको चाइनीज़ लोगों को एक्सपोज करने का, बेसिकली इनकी बेवकूफ़ी को एक्सपोज करना है कि वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना बोल के इंडिया के ड्रॉबैक्स निकालने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं उनके देश की रियलिटी जो है आपको दिखा रहा हूँ।